हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं सीपीसी की। सीपीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हों, आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इस टाइम में बहुत मुश्किल है। एक तो मेंटल प्रेशर है हमारे ऊपर, जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप भी ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए, उन तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुँचे। और किसी भी तरह का स्टडी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे ये तो देखिए ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। यूनिवर्सिटी ने जो भी फ़ैसला लिया है, गवर्नमेंट जो भी फ़ैसला लेती है, वो हमारे भले के लिए है। विद प्रिकॉशंस एग्ज़ाम तो देना ही है, तो हम अपने आप को तैयार रखें। तो देखिए, जो हमारा थर्ड पेपर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपका सीपीसी का पेपर है, इसके साथ में ही आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 भी है। तो आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, उसके अलावा लिमिटेशन एक्ट भी है। जैसे सीआरपीसी के अंदर हमारे पास 5th यूनिट के अंदर 2 अलग से एक्ट थे, इसी तरह से यहाँ पर भी 5th यूनिट जो है वो आपकी लिमिटेशन एक्ट से है। अब जो बच्चे बाद में जुडिशरी की तैयारी करें, स्पेशली राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करें, तो वो तो उसके लिए तो ये सब्जेक्ट जो है समझ लीजिए का कि वरदान है। मतलब लिमिटेशन एक्ट भी है आपके सिलेबस में और सिविल प्रोसीजर कोड भी है। तो देखिए, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सीपीसी आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे एक एग्ज़ाम होने के बाद हमारा जो है वो ब्रेक लगा था, बाकी सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे। इसका मतलब आपकी तैयारी तो ऑलरेडी रही होगी, आपको खाली एक रिवीजन करना है। इसका मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो रिवीजन जब आप करो तो उस वक्त आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा आप एक मतलब मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दे के और आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो देखिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड जो है आपको पता है, इसके अंदर सेक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं, फिर ऑर्डर्स में आपका रूल्स हैं। तो एक तरह से सीपीसी 2 पार्ट में डिवाइड है, सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां खाली सेक्शंस से काम चल जाएगा, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सेक्शंस के साथ साथ में आपको ऑर्डर भी याद करने हैं। अब यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने ये आती है कि सर इतने रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डर 21 है, कितने रूल्स हैं। तो देखिए बच्चों, अभी एट प्रेजेंट आप कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, एलएलबी का है। आपके लेक्चरर भी समझते हैं कि एलएलबी स्टैंडर्ड में बच्चे से कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब जो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा है, उसे याद हो रहा है, उसकी बात तो कर ही नहीं रहा। जिनको प्रॉब्लम आती है पॉइंट टू पॉइंट, वो नहीं लिख पाते। तो जब भी हम ऐसे टाइप क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स का जब हम आंसर देते हैं, तो उसमें जब आप इंट्रो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का क्वेश्चन है, डिक्री के निष्पादन, आज्ञप्ति बोलते हैं हिंदी में शायद इसको। तो आज्ञप्ति के निष्पादन का अगर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे कितने आपके ऑर्डर रूल्स आएंगे, क्या क्या ऑर्डर्स हैं, तो वो आपको 1 बाय 1 दे दो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ कम से कम इंट्रो में आप मेंशन ज़रूर कर दो, ताकि एग्ज़ामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करे उसको इतना आइडिया हो जाए कि बच्चे ने पढ़ा ज़रूर है। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। इंट्रोडक्शन के बाद में हमें एक फ़्लो चार्ट बना देना चाहिए। फ़्लो चार्ट का मतलब, जैसे मैंने सीआरपीसी में आपको बताया था भी क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स हम करते हैं, इसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड में भी आपको क्लासेस ऑफ कोड्स के बारे में, यानी कि जो ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन है भी, आपके नीचे सबसे नीचे क्या होता है, कोर्ट ऑफ सिविल जज, है ना, फिर उसके बाद में कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जज। तो इस तरह से ये जो हायरार्की है
आप लिखें इसके बारे में, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एक फ्लो इंट्रोडक्शन के बाद में एक फ्लो चार्ट बना के आप उसको मेंशन करें। कुछ एक फ्लो चार्ट्स मेरे पास बने हुए हैं, तो आप मुझे मांगेंगे अगर किसी ग्रुप में, तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको भेजने की। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने नोट किया है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो सेक्शन 9 का क्वेश्चन है बच्चों आपका, कि जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। यहाँ पे अपने को इसी क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, वो है शूट ऑफ सिविल नेचर। जब कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें उसे एक पार्टी के राइट्स और दूसरी की ड्यूटीज़ डिसाइड करनी हो, जहाँ पे उसे डिक्री पास आउट करनी है, तो वो जो मामले हैं वो आपके सिविल नेचर के हैं। लेकिन अगर कोर्ट पर्टिकुलर किसी फैक्ट इश्यू से रिलेटेड कोई हाँ या ना का जवाब दे रहा है, उसकी वजह से किसी के राइट्स या ड्यूटीज़ क्रिएट नहीं हो रहे, देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सिविल शूट। तो ये थोड़ा सा आप इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर ही आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, ताकि आपका एग्ज़ामिनर जो है उसको ये बात पता लग जाए कि बच्चे ने पढ़ा है। इंग्लिश के अंदर आपको पता है टकवानी सर की किताब बहुत अच्छी आती है, हिंदी में आर गुप्ता सर की किताब बहुत अच्छी, किताबें सारी अच्छी हैं, कोई भी आप पढ़ लें, कम से कम जो सीरीज़ पढ़ते हैं उससे तो बढ़िया ही होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है उसी पे कंसंट्रेट करें। इतना टाइम नहीं है कि हम कोई नई चीज़ उठा लें उससे पढ़ें। अब तो सिर्फ टाइम इतना है कि हम रिवाइज करें, एक सिनॉप्सिस तैयार कर लें हर क्वेश्चन की, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फ्लो चार्ट, और फिर जो आपके पॉइंट्स हैं, खाली पॉइंट्स, और किस पॉइंट में आपका कौन सा केस है वो, क्योंकि आपको पता है लॉ के स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स में और हम में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि हमें पता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लॉ। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ डिक्री, तो आप नो डाउट डिक्री समझा सकते हैं, लेकिन डिक्री को डिफ़ाइन कहाँ किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफ़ाइन किया कि जब हम ये बात लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता लगता है कि बच्चा पढ़ के आया है। तो सेक्शंस और केसेस, और जहाँ सेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर है, केस याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सेक्शन बहुत मैटर करेगा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर सेक्शन लिख के ना आए तो पास हो जाएंगे क्या? चलो वो एक अलग मैटर है, पास होंगे कि नहीं होंगे, पर अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए देन यू विल हैव टू मेंशन प्रॉपर सेक्शन। और अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट याद ना हो तो कम से कम इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखने हैं कि इस चैप्टर के अंदर यहाँ से यहाँ तक सेक्शंस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स का है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपके डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। तो ये क्वेश्चन जो है वो शायद सीरीज़ में आपको नहीं मिलेगा। तो एक प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, फाइनल डिक्री होती है, फाइनल पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल डिक्री होती है, और बहुत सारे बच्चे तो डिग्री वर्ड ही नहीं बोलते, डिग्री वर्ड बोलते हैं। ये इट इज़ नॉट डिग्री, इट इज़ डिक्री। सेक्शन 2 क्लॉज 2 तो एक फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एडजुडिकेशन है ना, तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उसके एसेंशियल्स हैं। वो एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 11 पे है रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा आपका सेक्शन 11 में है, और रेस सब जुडाइस जो है वो सेक्शन 10 में है। तो रेस सब जुडाइस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका मिलता है, जनरली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो रेस जुडिकेटा को अपने को लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। फिर है प्लेस ऑफ शोइंग। तो सेक्शन 15 से लेके 21 आपके प्लेस ऑफ शोइंग के अंदर है। एक ये क्वेश्चन मतलब केस कहाँ फाइल करना है। आपने देखो कॉन्टैक्ट में भी आपने पढ़ा था भाई एक्स और वाई के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ है वहाँ पे अपने सूट फाइल कर सकते हैं। डिफेंडेंट कहाँ रहता है वहाँ पे अपन सूट फाइल कर सकते हैं। एक्चुअल में ये बातें कहाँ लिखी हुई है, ये आपकी सीपीसी में लिखी हुई है। तो सेक्शन 15 to 21 आपको ध्यान से देखना है। वे ट्रांसफ़र ऑफ शूट्स, जैसे मान लीजिए कि मेरे खिलाफ 2 सिविल मैटर चल रहे हैं, एक किसी कोर्ट में एक दूसरा किसी कोर्ट में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोर्ट से कि साहब दोनों एक ही जगह चला दो। तो जैसे सीआरपीसी में अपनों ने पढ़ा था ना कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस, कि भाई ट्रायल एक ही कोर्ट में कर दो, वैसा यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ट्रांसफ़र ऑफ शूट्स, यहाँ या ये लगे कोर्ट को कि भाई इस कोर्ट में ये जुरिडिक्शन नहीं है,
तो अपर कोर्ट उसको जो है वो किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एक बड़ा ईजी सा पार्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ शूट्स सेक्शन 22 से लेके 25 तक। उसके बाद में जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ भी कई बार क्या होता है, प्लेंटिफ ये कहता है कि साहब ये भी हमारे साथ प्लेंटिफ है लेकिन इसका नाम रह गया, तो अमेंडमेंट का क्वेश्चन है आपका, है ना। या कई बार डिफेंडेंट ये कहता है कि साहब इसका नाम रह गया, या कई बार प्लेंटिफ हमने ज़्यादा बनाए हुए हैं, किसी एक को कम करना है, डिफेंडेंट ज़्यादा बनाए, तो मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़, ये एक क्वेश्चन अपने को लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 के अंदर ही आपको प्लांट और प्रीडिंग और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऑर्डर 1 के अंदर आपको जॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ यानी कि पक्षकारों का संयोजन, इस तरह का हिंदी में नाम है इसका। फिर आपका सर्विस ऑफ समन, ऑर्डर 5 के अंदर मतलब अपन जो समन इशू हो रहा है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसकी क्या सर्विस कैसे होगी, ऑर्डर 5 के अंदर है। और सेक्शन है इसके अंदर 27 से लेके 29 तक, बस ऑर्डर 5 ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में है बच्चों आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ऊपर जो मैंने आपको डिक्री के डेफिनेशन का क्वेश्चन बताया था, तो डिक्री के 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, एक तो डिक्री के डेफिनेशन और एसेंशियल्स, और दूसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जैसे मान लो मेरे फेवर में डिक्री जो है वो पास हो गई और आपके अगेंस्ट हुई है, तो मैं तो डिक्री होल्डर हूँ और आप जजमेंट डेटर हैं, तो अब डिक्री होल्डर इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा आपके खिलाफ। लेकिन भाई आप तो बठिंडा रहते हैं, आप तो अबोर रहते हैं, आप तो हनुमानगढ़ रहते हैं, तो कहाँ एग्जीक्यूट करवाऊँ, तो वो क्या रूल्स हैं आपके, क्योंकि डिक्री तो मेरी फेवर में होगी, तो वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे ऑर्डर 21 में। तो इसी के अंदर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन आपको मिलता है, इसी का एक पार्ट है। तो सेक्शन भी है इसके अंदर 36 to 74, काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर जो है वो देना है। ऑर्डर 21 आपका ये मिक्स आ जाएगा सारा। इसी के अंदर जब अपन मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं, भी एग्जीक्यूशन के तरीके क्या हैं, तो उसी के अंदर सेक्शन 55 से लेके 67 तक का एक पार्ट है जो इसी से जुड़ा हुआ है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, भाई जैसे कोई जजमेंट हो रहा है उससे पहले किसी की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, या अरेस्ट बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले जो भी पार्टी है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये भी आपके मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में है। तो ये आप देखिएगा सेक्शन 55 से लेके 67, ऑर्डर 21 में ही ये सारे घूमते रहेंगे। फिर उसके बाद में आप देखिएगा समरी प्रोसीडिंग, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑर्डर 37 का। फिर है हमारे पास टेम्परेरी इंजक्शन जिसको अपन स्टे ऑर्डर बोलते हैं, भाई आपने एक इंजक्शन यानी कि व्यादेश जारी करवा लिया, ऑर्डर 39 में। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप कह रहे हो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी मेरी है, कोर्ट को हम सेटिस्फाई करते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी अगर इसके पास है तो ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा सकता है, तो कोर्ट उसको क्या करता है, अपने पास रख लेता है प्रॉपर्टी को, यानी कि अपने कब्जे में ले लेता है। तो अब यूँ तो है नहीं कि जज साहब जाके बैठेंगे, तो जज साहब क्या करेंगे, एक रिसीवर अपॉइंट कर देंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो है आपका, इस पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है ऑर्डर 40 में। फिर उसके बाद में आपका अपील का क्वेश्चन है, सेक्शन आपका अपील का क्वेश्चन जो है, उसके बाद में आपका रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा पार्ट है आपका। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन जो है ये आपके ऑर्डर 46 से लेके 47 में है। तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, मीनिंग में डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं इसका पूरा चैप्टर रेडी है मेरे पास। तो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ऑर्डर 46 to 47। और अगर वो खाली अपील का क्वेश्चन पूछता है तो ऑर्डर 41 से लेके 45 तक। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं और उनको ये इंग्लिश में, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनको हिंदी में रेफरेंस को क्या बोलते हैं तो आप उस ऑर्डर से आइडिया लगा सकते हैं। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है सारी। इस बार जब आप पढ़ें ना तो बेयर एक्ट अपने पास रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्रॉपर सेक्शन गलत दिया हुआ हो, ऑर्डर रूल्स गलत दिए हुए हो, तो भले ही मैटर आप वो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब नया मैटर पढ़ने का टाइम नहीं है। पर आप बेयर एक्ट ज़रूर रखिए ताकि आप कंफर्म कर सकें कि जो बात इस सेक्शन में है वो बेयर एक्ट में है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे
कई बार लेके आते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि बेटा ये मैं नाम नहीं ले सकता कि कौन सी सीरीज़ क्या पढ़ रहे हैं आप, लेकिन पता लग जाता है कि ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो थोड़ा सा पढ़िए आप, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन बेयर एक्ट ज़रूर पास में रखिएगा। और कोई ऐसा ना हो कि कोई फाइनल ईयर का बच्चा कहते कि साहब बेयर एक्ट होता क्या है, तो प्लीज़ ऐसा कोई फ़नी क्वेश्चन मत कीजिएगा। तो अपील जो है वो 41 से लेके 45 के अंदर है। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन जो है वो आपके ऑर्डर 46 से 47 में है। सेक्शंस भी हैं इसके अंदर, तो जैसे अपील के अंदर सेक्शन 96 से लेके 112 यानी कि 112 तक है, और जब अपन रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात करें तो 113, 114, 115 तीन आपके कंटिन्यू सेक्शंस हैं। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन थे सीपीसी के। तो लगभग आपके कोई 11-12 क्वेश्चन आपके सीपीसी के मैंने बताए हैं। अब इनमें से भी अगर मैं बात करूं तो जो एग्ज़ाम वाले दिन आपको बिल्कुल मतलब माइंड में सेट करके जाने हैं, ज़रूरी नहीं है पेपर इसी में से आए, लेकिन जो ये मैंने आपको 12-13 क्वेश्चंस बताए हैं, अपने को उम्मीद है कि जो लास्ट में आपके 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जिनमें से 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो उम्मीद ये है कि इतना करने के बाद में हमें आराम से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएँ। एक यही आइडिया हम लेके चलते हैं। तो इनमें भी मेरे को जो लगता है कि जिन पे अपने को प्रायोरिटी देनी है, जैसे आपका जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, रेस जुडिकेटा, उसके बाद में सर्विस ऑफ समन, फिर मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, टेम्पररी इंजंक्शन, रिसीवर एंड रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनके फ्लो चार्ट्स बना लीजिए अच्छे से और इनको तैयार कीजिए। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो 5th यूनिट है आपकी, ये है लिमिटेशन एक्ट की। तो लिमिटेशन में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन अपने को मिल जाना चाहिए। एक तो है आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे मान लीजिए किसी मामले में 30 दिन का लिमिटेशन है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी है, या किसी मामले में 3 साल का, जैसे डेट के मामले हैं, कर्ज के मामले हैं, तो 3 साल तक आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो 3 साल मेरे पूरे हो गए, मैं क्या उसको आगे बढ़ा सकता हूँ क्या? तो क्या वो टाइम पीरियड जो लिमिटेशन एक्ट दे रहा है, क्या उसको आगे बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो किन किन सिचुएशन में? एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। भाई एक्चुअली में लिमिटेशन का टाइम स्टार्ट कब होता है? भाई जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे चेक दिया था, वो बाउंस हो गया, आज की तारीख में वो बाउंस हुआ है, तो मैं केस आज से करूं या इसमें भी कोई ग्रेस पीरियड अगले को मिल रहा है उसके बाद में करूं? तो वो आपका काउंट कहाँ से करना है उसका, एक ये क्वेश्चन है। और एक फिर आपका एक्नॉलेजमेंट है लिमिटेशन एक्ट के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिमिटेशन के हैं। इसमें एक्नॉलेजमेंट वाला आप थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले सालों के पेपर्स अगर आप उठा के देखें तो एक्नॉलेजमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। तो ये आपके सीपीसी के क्वेश्चन हैं, जो मेरे हिसाब से टोटल क्वेश्चन लगभग इसके अंदर आपके 20+ खाली सीपीसी के अंदर बनेंगे। लेकिन मैंने आपको इनमें से 12-13 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और उसमें से भी मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताए हैं। तो आप प्लीज़ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ते टाइम बेयर एक्ट अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो इन फ्यूचर जुडिशरी की तैयारी करेंगे। होना ना होना एक तो अलग मैटर है, ये हमारे खाली लक की बात नहीं है, हमारी मेहनत पर भी डिपेंड करेगा। तो वो अभी शुरुआत है हमारे पास इस चीज़ की, क्योंकि आप देखिएगा एलएलबी में जो हमने पढ़ा है ना, वो कभी जाया नहीं होता। अगर आपने एलएलबी में मेहनत की है तो वो कभी बेकार नहीं जाती। जिन बच्चों के जुडिशरी में सिलेक्शन हो चुके हैं, जो एडीए लग चुके हैं, एपीओ लग चुके हैं, एक बार आप उनसे पूछ के देखिएगा, 90% स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि साहब ये चीज़ें तो मैंने एलएलबी में ही पढ़ ली थी। और 10% मुश्किल से आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको ये कहते हैं कि साहब एलएलबी में तो कुछ नहीं पढ़ा, बाद में ही पढ़ के पास हुए हैं, बाद में ही पढ़ के कामयाब हुए। तो अब आप 10% में है कि 90% में है, ये तो आपको पता है। लेकिन आप बेयर एक्ट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को जब आपके गलत सेक्शंस वो देखता है ना, तो मन नहीं करता मार्क्स देने का। तो आप समझिएगा मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।